अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। कभी सोचा है एक रंगीन पतंग, एक मामूली सा धागा किसी माँ की दुनिया उजाड़ सकता है। लाहौर की सड़क पर एक और जवान लाश, 21 साला यूसुफ, जो रोजी के लिए निकला मगर लौटा कफन में लिपटा हुआ। गले पर खूनी डोर फिर गई और सब कुछ खत्म हो गया। पतंगबाजों और पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन बेसूद। पुलिस कार्रवाइयों के अदादो-शुमार तो दिखाती है मगर कातिल डोर बनाने वाले आज भी आजाद है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लिया और इस अफसोसनाक वाक़े पर सख्त इजहार नाराजगी किया। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया, जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी फौरी एक्शन लेते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करने की हदायत कर दी। मगर सवाल यह है कि जब ये कातिल डोर और पतंगे लाहौर के 3 थानों की हदूद में ही तैयार और फरोख्त हो रही हैं, तो फिर पुलिस के नाक के नीचे ये खूनी कारोबार कैसे चल रहा है? ये खूनी खेल, ये जालमाना कारोबार अब तक कितनी माओं के बेटे निकल चुका है, कितने घरों के चिराग बुझा चुका है। पतंगबाजी के इस खतरनाक खेल ने ना जाने कितने खानदानों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सारी तफसील बता दी। अब उस बाप का दुख जानते हैं जिसने अपने कंधों पे उस जवान बेटे को लहद में उतारा। किस तकलीफ़ में है नहीं बयान किया जा सकता अल्फाज में। और इस मुश्किल में हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदों ने कितनी दाद रसी की, कितनी इनकी मदद करने की कोशिश की सारे मामले में, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। तुहाडा नाम मुनीर है? मुनीर साहब, ये दसो कि तुसी क्यों FIR दर्ज नहीं करवाई? मैं FIR कहते दर्ज करा दी है जल्द। मैं किसी ना मेरे बच्चे का कोई दुश्मन सी, ना साड़ी कोई दुश्मनदारी है। बच्चा आ रहा सी, उन्होंने वाक़िया पेश होया तो खुदा ना खासा किसी नजायज़ मसला मसाइल बच्चे ना पेश आ जाए तो असी ऐसे गलों नहीं दर्ज कराई। मुनीर साहब, तुसी घबराना नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ? नहीं जी, किसी ने कोई नहीं ऐसी चीज़ ना करो, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? नहीं, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, मैं खुद ही नहीं करवाई FIR। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं अपनी मर्जी ਨਾਲ बयान दिता है कि मैं FIR नहीं करवानी। ठीक है, पुलिस ने अपनी मुद्दत ਵਿੱਚ पर्चा दर्ज कर लिया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? हाँ जी, पुलिस ने कहा ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ, मैं कहा ਤੁਸੀਂ जिस तरह करना चाहते ਤੁਸੀਂ कर लो, पर मैं अपने ਵੱਲੋਂ FIR नहीं करवानी चाहता। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? हाँ जी, डेली शाम ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ थी। आने तो पहले मैं उन्होंने कॉन्टेक्ट करना था कि बेटे टाइम हो गया है, अभी तक आप आए ही नहीं। वो कहता था बेटा कि मैं पापा आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, 10 मिनट या 15 मिनट तक मैं आ जाऊँगा आपके पास। उस दिन मैंने उससे फ़ोन ही नहीं किया और मेरे दोस्त की कॉल आई है, मैंने फ़ोन करने लगा था, मैं कहा चल मैं फ़ोन करता हूँ। तो मैं उठाऊँ फ़ोन करने के लिए तो मेरे दोस्त की कॉल आई है कि भाईजान आप फ़ौरन सरवरस हॉस्पिटल पहुँचे, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। मैं उधर पहुँच गया, एक्सीडेंट। मैंने उसे पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, तो उसने बताया कि बेटा आपका एक्सपायर हो गया है। मुनीर भाई, कितने पैसे महीने के बेटा दोनों नौकरियों से कमा लेता था? वो दोनों नौकरियों से एक पे उसको पे मिलती थी 29,000 रुपया और दूसरी पे उसको मिल रही 40 के करीब। मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं, इस तरह मिलती थी। अच्छा, सारे पैसे घर देता था? हाँ जी, वो सारे पैसे अपनी वालदा को देता था। जब उसको फर्स्ट सैलरी मिली है वो मेरे पास आया, पापा ये सैलरी मिली है, ये मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मैंने उस बेटे को कहा बेटे ये मुझे तो ज़रूरत नहीं, तुम अपनी वालदा को दो। वो अपनी वालदा को ही देता था
उनसे ही लेता था पैसे, उनसे ही लेता था। जब उसको ज़रूरत पड़ती थी फिर वो मुझसे मांगता ज़रूर था कि मुझे पापा पैसे दे, चाहे उसके पास पैसे होते भी थे ना, वो मेरे से ही पैसे मांगता था कि पापा मैंने आपसे पैसे लेने हैं। बहुत फर्माबरदार था। बहुत फरमाबरदार मेरा बेटा था, कभी उसने तंग ही नहीं किया, टेंशन ही नहीं दी, परेशानी नहीं दी। वो टाइम ही नहीं होता था उसके पास तो वो परेशान करता या कोई टेंशन नहीं देता मुझे। तो माँ भी बीमार है, आप भी बीमार रहते हैं? जी देख रहे आपके सामने ही है मेरी कंडीशन। मेरे जो घुटनों का मसला होता था वो मेरे लिए मेडिसिन लेके आता, पापा या मेडिसिन खाए ये बेहतर हो जाएंगे। वालदा ये उसकी कंडीशन यही बीपी का मसला है, वो उस तरह ही चलता रहता है। वो निज़ाम कुदरत है जो चल रहा है, ज़ाहिर है जो बंदा आया है वो उसने जाना तो है। ये वाक़या पेश आएगा मैंने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर ही नहीं किया था कि मैं अपने बेटे को ऐसे लेके जाऊंगा। कब्र में जब उतारा तो मैं जब उतार रहा था तो मैंने खुद अपने आप को उतार रहा था। मुझे ये फील हो रहा था कि मेरा बेटा नहीं जा रहा, मैं खुद ही चला जाता उसकी जगह। तो हर बंदा जो होता है वो ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों के कंधों पे जाऊं। मैं बदकिस्मत बाप हूँ जिसने अपने बेटे की ये तो खुद ही लेके कब्र में उतारा है। ये वाक़या मुझे पता है मैंने कैसे किया है और मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो मेरा बेटा कब्र में लेटा हुआ था, इधर मैं कैसे सो पाता था, मुझे नींद नहीं आई। मैं ऐसा महसूस कर रहा था जब मैं कांटों में लेटा हुआ। ये तकलीफ किसी को बता पाए रात को? मैं किसी को कैसे बता सकता जो ये तकलीफ़ है, मुझे ये किसी से शेयर नहीं कर सकता था। सिर्फ और शेयर की है वो मेरी वाइफ और मैं। ये तकलीफ़ हम दोनों को है और ये जब तक हमारी ज़िंदगी है ये तकलीफ़ हमें भुगतनी पड़ती है। हमने डेली ज़िंदा रहना है और डेली रात को इसको हम समझे कि मर गए हैं, सुबह उठे हैं, दिन को हम रात को मर जाया करेंगे। ख्वाब देखे थे शादी करने से? हाँ जी, मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा बड़ा हो, मैं उसकी शादी करूं, फिर उसको बच्चों को उठाऊं। फिर बच्चों का ज़्यादा लाड होता है अपने बच्चों का। तो ये मेरी जो खुशी थी मेरे बेटे की वो ख़त्म साथ ही ले गई। किसको कसूरवार समझते हैं? मैं तो कसूरवार इनको समझता हूँ जो जिसने ये पतंगबाजी की इजाज़त दी। उनको चाहिए था देखते पहले भी ये बाकी है औरों के साथ भी पेश आए हैं। अब ये मेरे साथ पेश आया है और ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे ज़िंदगी अपनी गुजारूंगा, अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पूंगा। जो जिसने आर्डर पास कर दिया जी बसंत होनी चाहिए, उनको ये नज़र नहीं आया ये कीमती जानें चली जाएंगी, कीमती बच्चों के जाएंगे, उनको कोई एहसास ही नहीं है। उनको अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुनीर साहब, वज़ीर आला पंजाब अगर आपकी बात सुन पाएँ तो दिल की बात उनसे क्या कहना चाहते हैं? मेरी मैडम से यही बात है, ये पेश जो मेरे साथ वाक़या पेश आया है खुदारा किसी और के साथ ये पेश ना आए। तो ये बसंत वाला जो खूनी खेल है इसको बंद कर दें। मेरी इल्तिजा यही है क्योंकि आज मैं अपने बच्चे के मैयत उठा के लेके गया हूँ, कल मेरी जगह कोई और बाप या आपको इंटरव्यू ना देता हो नज़र आए। बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने ताउन किया? हाँ जी, पुलिस ने बहुत ताउन किया मेरे साथ। उन्होंने मुझे कहा आपको किसी के ऊपर शक है या आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप बताएं तो सही। मुझे किसी के पास शक ही नहीं था किसी के ऊपर जब मैं उसको बता बैठा। ठीक है, तो ये बताएं कि अब घर का गुजर बसर कैसे होगा? कौन कमाने वाला रह गया? अब बेटा चला गया, जाहिर है
दोबारा हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, मैं अपने बच्चों को इस तरह ही लेके चलूँगा दोबारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत या हुकूमत का कोई नुमाइंदा किसी ने फ़ोन पे बात की हो, कोई पैगाम दिया हो, ये सब कुछ जो कुछ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपके दुख में शरीक हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हर तरह की जो दुनियादारी के काम हैं वो किए जा रहे हैं। माली तौर पे तो आप शायद ये नहीं सब कुछ कर सकते, तो किसी ने हुकूमत ने कुछ ऐसा? हुकूमत ने भी, ये मेरे भाई हैं वो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक जितना भी किया किसी ने, वो मेरे भाइयों ने किया है। मेरे भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। मुझे किसी ने कभी अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं की, ना मुझे किसी का फ़ोन आया है, ना किसी ने मुझसे रब्ता किया है अभी तक। बड़ा खुददार था आपका बेटा? जी, बड़ा खुददार था मेरा बेटा। वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था, तो ज़रूरत पड़ती थी वो मेरे पास आता था। पैसे उसके पास भी होते थे तो वो कहता था पापा मैंने आपसे ही लेने हैं, मुझे पैसे दें। मेरे साथ लिपट जाता था, वो लाड़ियाँ जैसे करता है। वो मेरा बच्चा अब वो नहीं है, वो लाड़ियाँ कैसे करेगा। अब मेरा छोटा एक बेटा है, अब मेरा वही सहारा है। अभी तो वो 13 साल का बच्चा है मेरा। अल्लाह पाक उसको से तंदुरुस्ती दे। यही ज़िंदगी है, अब इसको ही काटनी है। मुझे ये बताएं कि कल वज़ीर आला पंजाब जब ये वाक़या पेश आता है तो उस दिन उन्होंने बहुत इज़हार हमदर्दी किया और पुलिस को अहकामात दिए कि फ़ौरी तौर पे कसूरवारों को गिरफ़्तार किया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। आपकी तरफ से FIR नहीं हुई, आपकी अपनी रज़ामंदी थी इसमें, पुलिस ने FIR दे दी। तो इसके अलावा कोई तवक्को ऐसी है जो आप कहते हैं कि मुझे जो पूरी होनी चाहिए, कोई ऐसी ख्वाहिश जो हुकूमत आपकी इसमें मदद कर सके? मेरी बस हुकूमत से यही अपील है कि अब मैं अपने बच्चों का वाहिद कफ़ील हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, बेटियों को मैंने शादी करनी है। सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत थी, मेहरबानी होगी इनकी तो सपोर्ट वगैरह करेंगे। वरना बेटे का सहारा था आपको? जी, बेटे का सहारा। और वो कहता भी था कि मैं अपनी बहनों की शादी हाँ खुद जी, करूँगा? बेटे जब मेरा बेटा पैसे लेके आता था, पहली सैलरी लेके आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने पास नहीं रखी, मैंने अपनी वाइफ को दे दी है। फिर छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, वो वक्त जन्म लेती है कि मेरा बेटा ये करेगा, अब मैं इस तरह करूँगा। मिडिल क्लास से हम तलब रखते हैं, ज़ाहिर हम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि चले इनकी शादी करेंगे, आज हम ये ले आते हैं, कल वो ले आएंगे जब इसकी सैलरी आएगी। अब कहाँ सैलरी आनी और कहाँ ये हम करेंगे। घर अपना आपका? घर मेरा है, अपना तो नहीं है, मेरे वालिद साहब का है। हम जॉइंट फैमिली है, मेरे वालिद साहब और 5 हम भाई इकट्ठे रहते हैं। छोटा सा हमारा घर है और ये भी उसके ऊपर वो स्टे वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी देर से वो चल रहा है हमारा। कानूनी जो पेचीदगी हैं वो चल रही है? हाँ जी। ठीक है। आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? मैं इनसे छोटा हूँ। आप इनसे छोटे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जो कुछ हुआ मुनीर साहब ने तो बताया, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये जो भी हुआ है हमारे साथ, पहले बात तो ये हमने ये तसव्वुर नहीं किया हुआ था हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट इस तरह का जो भी इस खेल में मुलव्वस है, इस गंदे कारोबार के अंदर मुलव्वस है, तो हुकूमत एक्शन ले उनके ख़िलाफ़। जो अदारे हैं जिनके अंडर ये सब कुछ आता है, वो देखें ये कहाँ से कारोबार चल रहा है और कौन उनको परवान चढ़ा रहा है। वो इनको बिल्कुल इनका सफाया करना चाहिए इनको, और इनको मिटा देना चाहिए, क्योंकि इसके सबब भी और हो सकता है, पता नहीं कितनी कीमती जानें और ज़ाया हो सकती हैं। हालांकि ये पीछे ऐलान हुआ था बसंत का, अब वो हो सकता है, उम्मीद है कि हमारी जो वज़ीर आला है वो इस पर एक्शन लेंगी और इस पर ताहयात पाबंदी लगा देंगी। हमारी भी उन्हीं से यही अपील है। तो बाकी ये मामला जो है ज़िंदगी के,
अभी इनके साथ मेरे भाई के साथ हुए हैं, और खुदा रहा ऐसा किसी और फैमिली के साथ ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बाप था जो एक बैठा तो हमारे सामने ज़िंदा सलामत है और अल्लाह इनको सलामत रखे, लेकिन जो तकलीफ़ अंदर से ये इनकी ज़ाहिर होती है, इनकी गुफ्तगू से जो तकलीफ़ हम तक पहुंचती है, शायद हम उसका जो है अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बेटे को दूल्हा बनाना है, बेटे की शादी करनी है, उसके लिए जो है जब इनके साथ ये सवाल किया तो इनका दिल जो है वो भर आया। फिर बहुत सारी बातों पे इनको तकलीफ़ हुई। जवान बेटे को लहद में उतारना, कब्र में उतारना किसी भी शख्स के लिए बड़ा बर्दाश्त और बड़े हौसले का काम है। ये उन्होंने बताया कि जब ये उसको कब्र में उतार रहे थे तो उस वक्त इनकी क्या हालत थी। ये वो बातें हैं, ये वो दुख है जिसको महसूस बहुत कम लोग कर सकते हैं, और ये इन्हीं का हौसला है कि इस तरह से ये हमारे साथ बैठे हुए बात भी कर रहे हैं और इजहार भी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़े और क्या मामलात हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसी लम्हे की कहानी में एक और किरदार दाखिल होता है, उस्मान, वो शख्स जिसने नुमान की लाश सबसे पहले देखी। आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ उस्मान बताता है, यूसुफ मेरे छोटे भाइयों जैसा था, मुझे बहुत प्यारा था, वो घर का वाहिद कफील था, बीमार माँ बाप का वाहिद सहारा। आज वो नहीं रहा और उनके घर में अब सिर्फ खामोशी है और माँ की रोती हुई दुआएं। आइए सुनाते हैं उस्मान की जुबानी। मैंने जैसे ही टर्न किया बैग से, इतने डिस्टेंस पे था आई थिंक जैसे यहाँ पर मैं, तो मैंने बैग डॉक्टर को, मैं कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ कर क्यों नहीं रहे? कहते ये एक्सपायर हो गया। और पुलिस उसमें मुद्दई बनी है। आप इस खूनी खेल पतंगबाजी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें सर, ऑलरेडी 15 साल से इस पे बैन है, इसको बैन ही रहना चाहिए। आज ये जिक्र गया माँ का, कल कोई और होगा, हम भी हो सकते। इसका मतलब यही नहीं है 5 मिनट के लिए आना, खाता पूरा करके वीडियो बना के घर चल जाना, ये कैसा सूल है? अब हम उस नौजवान से बात करते हैं जब यूसुफ हॉस्पिटल में मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था और जिस नौजवान ने, मोहल्लेदार ने देखा और उसके घर वालों को इतला की, उससे हम जानते हैं कि क्या वो वाकई जब वहाँ पे डेड रिसीव हुआ डॉक्टरों के मुताबिक और उस वक्त उसकी हालत क्या थी। भाई आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि आप सर्विस हॉस्पिटल में ऑलरेडी मौजूद हैं। मेरा नाम उस्मान है, मैं ऑलरेडी सर्विस हॉस्पिटल में था एमरजेंसी में, क्योंकि उसे 2 और 3 घंटे पहले मेरे कज़न का ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो हम लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी वहाँ पे। क्या टाइम था उस वक्त जब ये यूसुफ वहाँ पहुँचा? अराउंड अबाउट 2:20, क्योंकि 2:20 का टाइम था। ठीक है, तो आप वहाँ पे मौजूद थे? तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर क्या हुआ आपने जब सडन हम लोग, हमारा फर्स्ट बेड था जो मेरे कज़न हम लोग ट्रीट करवा रहे थे, तो इसका स्ट्रेचर अंदर आया तो इसका फेस मेरी तरफ ही था, तो वैसे बाई चांस नज़र पड़ी है, मैंने कहा ये तो यूसुफ है। तो एक बार मैं कहा यार, उसकी ना हाफ आइज खुली हुई थी, तो मैंने फ़ौरन के वालिद साहब को कॉल किया, मैं कहा भाईजान ऐसा था, नमीद एक्सीडेंट हो गया है, तो तुसी ना सर्विस हॉस्पिटल आ जाओ। तो उसके बाद मैंने जैसे ही टर्न किया बैग से, इतने डिस्टेंस पे था आई थिंक जैसे यहाँ पर मैं, तो मैंने बैग डॉक्टर को, मैं कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ कर क्यों नहीं रहे? कहते ये एक्सपायर हो गया। ओहो, अच्छा उस्मान भाई ये बताइएगा कि जब आपने उसको देखा और पुलिस ये कहती थी कि जी उसका एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से कोई गाड़ी हिट हुई, कोई बाइक हिट हुई, मुख्तलिफ किस्म की बातें वो पुलिस करती थी, तो आपने तो उसको उस वक्त देखा जो जब वो हॉस्पिटल में बिल्कुल था? ऐसे, बिल्कुल जब वो हॉस्पिटल आया टोटली वो डेड था, ठीक है। और सेकंड उसकी जो गर्दन थी ना वो स्पॉट नहीं थी, जैसे एक बोन नज़र आ रही थी और गर्दन उसकी बिल्कुल एक सेपरेट थी, और जो उसने ब्लीडिंग ईच एंड एवरीथिंग ब्लड इज ब्लड से हुआ हुआ लतो हुआ था। आपको लगता है कि बिल्कुल डोर की तरह का उसका कटा हुआ था सारा, बिल्कुल ऐसे, गर्दन कटी हुई थी बिल्कुल डोर, ऐसे। और जिस्म के और किसी से पे कोई चोट नहीं थी? नहीं ऐसा जैसे कोई चोट हमें नज़र नहीं आई। ठीक है, आप यूसुफ के मोहल्लेदार भी जी हैं जी बिल्कुल, और यकीनन आप भी आज भी आप उसके घर पे फैमिली के साथ आए हुए हैं। फैमिली मेम्बर, मेरा छोटे हाथों का बच्चा था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में उसे मैं ही लेकर आया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं फील्ड में था, तो इस फील्ड में लाने वाला भी उसे मैं ही था। ठीक है, तो मेरा तो इसलिए मैं तो जस्ट लाइक जैसे यंगर ब्रदर वो था, मैं तो खुद स्पेन में हूँ, कभी तक ना कल जॉब पे ना आज स्पेन से निभाई रहा था। ठीक है उस्मान भाई, क्यों FIR जो लवाकिन है वालिद साहब उन्होंने दर्ज नहीं करवाई, क्या बात सामने आई?
FIR इस सेंस में नहीं करवा सके कि देखें ऑलरेडी उनका एक जवान बेटा चला गया। सेकेंडली जब FIR करवा रहे हैं फिर पोस्टमार्टम, आपको पता है पोस्टमार्टम में कुछ भी इंसान का बाकी बॉडी में नहीं रहता। इस चीज़ को एक ऑलरेडी जवान उनका जो था बैकबोन थी उस घर की, बाप की कमर थी, 2 भाइयों का 3 बहन भाई थे, टोटल 4 भाई थे, 2 बहनें 2 भाई, सबसे बड़ा वो था। तो ऑलरेडी वो इस पेन असियत में थे, वो कैसे वो इस चीज़ को कर सकें कि उनका एक जवान बेटा फिर और पेन में जाए, इस वजह से FIR की तरफ नहीं। लेकिन आपको पता चला कि पुलिस ने FIR दे दी है? नहीं हमें इस चीज़ का नहीं आइडिया। पुलिस ने FIR अपनी मुद्दत में दर्ज कर ली है ओके। और पुलिस उसमें मुद्दई बनी है। ठीक है। और आप इस खूनी खेल जो पतंगबाजी है इसके बारे में क्या कहना चाहते देखें सर, ऑलरेडी 15 साल से इस पे बैन है, तो उसको बैन ही रहना चाहिए। आज ये जिगर गया माँ का, कल कोई और होगा, हम भी हो सकते हैं। हैं? बिल्कुल ठीक तो है। कहने का मकसद ये है कि माँ के जो जिगर है वो उन नहीं जाने चाहिए। तो इस खूनी खेल को प्रॉपर तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए। हम लोगों ने इससे कौन सा रेवेन्यू इकट्ठा करना है? जो लोग ऑलरेडी करते थे वो क्लोज हो गए हुए हैं, गुजर चुके हुए हैं, कारोबार क्लोज। तो आप इस जो खूनी खेल है उसको ना दें, रंग ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्लोज है, क्लोज ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, ये बता दें कि आप सब मोहल्लेदार बड़ा प्यार कर रहे हैं। मैंने देखा कि सारे लोग उसके वालदैन के साथ, उसकी फैमिली के साथ ऐसे जैसे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों से बढ़ के सब लोग कर रहे हैं। तो क्या पुलिस ये चाहती थी कि FIR ना हो या सिर्फ आपका या ख़ानदान का फैसला था? नहीं, ये हमारा ख़ानदान का फैसला था। पुलिस ने हमें हर लिहाज से सपोर्ट की है। उन्होंने स्पेशली आकर कहा कि FIR करवाएं। रात में भी आए हैं, सुबह भी आए हैं। कल डेड बॉडी जब अवेलेबल तो उन्होंने कहा अभी आप FIR करवा दें। हम लोग खुद इसी को परसेड नहीं किया। अच्छा, खुद ही नहीं आपको किया? जी, परसेड नहीं। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? जो ऐसे नुकसानात होते हैं उस मैं ये ज़रूर पर कानून का हमें सहारा लेना तो चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटी बात शेयर जरूर करूँगा। मरीम नवाज को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, उसके पेरेंट्स को आगे स्पेशली तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो घर का खुद को फील था। ऑलरेडी वो 2 जॉब्स कर रहा था। तो मेरे अब वो फिर आंखों में आंसू आ रहे हैं। खुद एक बाप बेटा सुबह 8 बजे जा रहा है और रात के 2 बजे वापस आ रहा है। उस पर कितना बैकबोन होगा, कितना बोझ होगा। तो मरीम नवाज को स्पेशली उसको आके सपोर्ट करना चाहिए, उसकी फैमिली को। इन फ्यूचर उनको ऐसी सपोर्ट, जैसे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था मॉर्निंग में, तो इस तरह की कोई सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उसके पेरेंट्स को फिल वक्त तो जो इस पेन में वो तो भी नहीं भूलेंगे कब्र तक, लेकिन एट सपोर्ट कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो ताकि वो कह सकें शुक्र है कुछ हकों मैंने में सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है। ये वो नौजवान था जी जो यूसुफ को सबसे पहले वहाँ पर पहचानता है जब वो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ बातें सामने आती रहीं कि जो यूसुफ है वो शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई, एक्सीडेंट की वजह से वो जहाँ भाग हुआ। लेकिन इस भाई ने हमें बताया कि जिसने सबसे पहले उसको वहाँ पे मुर्दा हालत में देखा कि उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो उस पर कोई मुतासर नहीं था, सिर्फ गर्दन के ऊपर जो थे वो डोर लगने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई थी। दूसरी जानिब जो तकलीफ़ और जो दुख उस ख़ानदान को, उस माँ बाप को और बहन भाइयों को हो सकता है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इस भाई ने बताया कि वाहिद कफ़ील था इस घर का, फ़ाइनेंशियल उनके हालात अच्छे नहीं हैं, और वज़ीर आला पंजाब जो कहती हैं कि इस पूरे सूबे की वो माँ हैं, तो ये तवक्को करते हैं ये ख़ानदान वाले भी कि उस वाहिद कफ़ील को जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, कोई उनकी माली मदद हो जाए, उसके बीमार माँ बाप और उसके छोटे बहन भाई जो हैं, शायद उनकी कोई इस तरह से ही हुकूमत जो है वो मदद कर सके। आपने उस्मान की बातें सुनी जो ये सवाल पैदा करती हैं कि जब बेटे की लाश कब्र में है तो क्या रियासत और हुक्मरान जमात उस माँ, बीमार वालिद और बहन भाइयों की कफालत करेगी? आज उसी मोहल्ले के करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुक्मरान जमात के हल्के के कोऑर्डिनेटर के सामने हम यही सवाल रखेंगे। वही कोऑर्डिनेटर जिसने बड़े बड़े दावे किए थे, हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट करेगी। क्या ये वादे हकीकत बनेंगे या अल्फाज की हद तक रह जाएंगे? आइए सुनाते हैं उनकी ज़ुबानी। यूसुफ के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं जो इस तकलीफ़ को अपने अल्फाज में बयान कर रहे थे, तो हमने सोचा कि उनसे बात करें और वो बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। भाई क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार भाई, बड़ी तकलीफ़ आपके चेहरे से भी लगती है और आपकी गुफ्तगू भी बड़ी तल्ख है, क्या कहना चाहते हैं? सर ये देखें, एक बच्चे के साथ जुल्म हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये गवर्नमेंट को चाहिए था, ये बसंत का जो ऐलान किया इन्होंने 15-16 का, ये नहीं बनता था करना।
ठीक है। इसका जो अपना मिला ये फ़ायदा ये वाम को मिला था, ठीक है। अब उन्हों को पता ये बसंत वगैरह खुल रही है अब, ठीक है। उसका ये रिजल्ट ये बच्चे को मिल गया सर, ठीक है। अभी तक देखे कोई आपके अलावा कोई इधर कोई है, कोई नहीं है सर। उसके माँ बाप को देखें सर क्या हाल है। जब का बेटे का ये 2:30 बजे का हमने वाक़या ये सुना। शहरियार भाई, हुकूमत ने तो टेलीविज़न पे हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने इज़हार हमदर्दी भी किया, जी सर। तो कोई पैगाम मिला कि वो आना चाह रहे हैं, कोई एमपीए, अभी कोई एमएनए? एमपीए साहब आए थे हमारे इधर के एमपी हैं, ठीक है। और वहीद आलम साहब थे एमएनए, पहले ठीक है। थे वो एमएनए, ठीक है। वो आए 5 मिनट के लिए आए, बस चले गए उसके बाद। ठीक है। जी, तो इसके अलावा कोई इसमें नहीं इधर। एक बड़ी जिम्मेदारी ख़ानदान की भी थी, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, क्यों सर वो पोस्टमार्टम नहीं इसका करवाया? ये एक मतलब था, वो कहते थे हम पर्चा करने पर तैयार हैं, इसका पोस्टमार्टम करें। बच्चे के साथ पहले इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतना उसके बाद कैसे जुल्म हम कर सकते थे? इसका आपको पता पोस्टमार्टम कराने का मतलब क्या है सर? निसाब मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा निसाब। ये हमें पता ही, हम पाकिस्तान में रहने, इसका निसाब कभी नहीं मिलेगा। पोस्टमार्टम करा ही ले लेंगे आप, इसका निसाब नहीं मिलेगा। मतई कोई आपको पता है ये पाकिस्तान में 1 घंटे बाद आ जाएं थाने में, आ जाएं 2 घंटे बाद थाने में आ जाएं। आने का मतलब ये है कोई आता है इस इलाके का एमपी एमएनए आता यार, पूछता यार भाई 100 साहब के बेटे का, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं है 5 मिनट के लिए आना, खाता पूरा करके वीडियो बना के घर चल जाना। ये कैसा सूल है इनके यहाँ? अच्छा ये बताएं कि पुलिस ने क्या ताउन किया? पुलिस ने तो नहीं कोई कहा कि ना करवाएं पोस्टमार्टम और एफआईआर ना करवाएं? पुलिस वालों ने यही कहा था पर्चा कराएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन नाम पुलिस मालूम ने- फराद का एक हम लिख देते हैं, ठीक है। नाम मालूम फराद का क्या नजायज़ ही है, किसी के साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ हो गया, किसी बच्चे के साथ ना हो सर। लेकिन पुलिस ने अब अपनी मुद्दत में पर्चा दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है। दे दिया सर। हाँ, तो अभी तो पुलिस कर रही है। तो ये था कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता और वालिद मुद्दई होता तो शायद जो ये खूनी खेल खेलते हैं लोग, जी सर। शायद वो पकड़ा जाता। सर वो कमाने वाला यही घर पर एक ही यही था, डबल जॉब कर रहा था। उसका घर 1.5 मरले का घर है सर, 4 भाई इस घर पर रहते हैं, चाचू वगैरह सर। फिर कैसे गुजारा, कैसे वो थाने में जाना, अदालतों में जाना, वकील कराना, कैसे पैसे बंदा लगाएगा सर? ये चीज़ है। यूसुफ के साथ आपका रिश्ता क्या था? यूसुफ भाई का कज़न का बेटा था सर ये। अच्छा, आपके जी। कज़न का बेटा जी था, सर। भाइयों की तरह, जी बच्चों की सर, तरह ही था। बच्चा था सर, 21 साल एज थी उसकी, मेहनती था लड़का। कोशिश थी उसकी ये, मैं अपनी बहनें जो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं अब चलो अपनी बहनों को इतना लाइक कर दूं सर। वो मेहनत कर रहा था बहुत ज़्यादा। आपको पता है ये मोटरसाइकिलों में कितनी लेबर मिल जाती काम के लिए, कोई लेबर नहीं होती सर। ठीक बात है भाई, आप इधर आए ना साथ ही। ये भाई थे, ये कोऑर्डिनेटर कहते हैं कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो इनको ज़रा माइक दें, इनकी बात सुन लें, फिर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो फिर। अच्छा जी, आप बताएंगे, ये तो कहते हैं कि बड़ा गरीब और बड़ा मुश्किल से इनका गुजारा होता है और वाहिद कफ़ील था, तो हुकूमत या हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया? मतलब देखें, इस बात से तो ना मैं डिनाई कर सकता हूँ, ना कोई भी नहीं इस बात से डिनाई कर सकता। और वो यही नहीं, जिनका ये बच्चा गया है वो हमारे मुस्लिम लीग की साथी भी हैं और बड़े पुराने साथी हैं। वो पता तब चला जब कल नमाज जनाजा में अचानक से आमना सामना हुआ। यहाँ पर हज़ारों मामलात ऐसे हैं जिनकी ऊपर परसू नहीं करता, लेकिन अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, ना मैं इनका देनदार हूँ ना बच्चे के वालिद का, लेकिन अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि इनके बच्चे के लिए दिलो जान से, इनकी ज़ात के लिए मैक्सिमम जो फेवरेबल होगी सीएम पंजाब से खुद मंजूरी करवा के लाऊंगा। और चीफ मिनिस्टर पंजाब को हम एग्री करेंगे कि वो आएँ, इनकी रेजिडेंस पे आएँ और आके इज़हार ताज़ियत करें, क्योंकि ये 3 मरतबा के मुंतब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है। और कल जब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैंने खुद, मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज है, जब मैंने बड़े मियाँ साहब को मैसेज किया व्हाट्सएप से, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी टीम को एक्टिव किया। वहाँ पर उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी, आपको पता होगा राशिद नसरुल्लाह साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया।
मुझे कॉल पे लिया, उन्होंने लोकेशन मंगवाई, सारी डिटेल मंगवाई। आज भी उन्होंने स्पेशली मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपने फैमिली के पास जाना है, उनकी तमाम तर तफसीलात कलेक्शन करके लेके आनी है। मैं तमाम तर तफसीलात जो उनसी हैं कलेक्ट करके आगे भिजवा चुका हूँ और इंशाल्लाह उस बच्चे के लिए जो उस बच्चे का हक बनेगा उससे ज़्यादा, कम नहीं उससे ज़्यादा इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट उसके लिए इनिशिएटिव करेगी। क्योंकि अगर पंजाब की वज़ीर आला हमारी माँ है तो सबकी माँ है और रियासत माँ जैसी होती है और माँ सबके साथ एक जैसा सलूक करेगी। मेरे भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज किसी माँ की गोद उजड़ी है, आइंदा ना उजड़े। और वैसे भी इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है और उस नोटिस के ऊपर कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। इस ख़ानदान के साथ मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इंसाफ होगा और तमाम तर कानून के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। बेशक ख्वाह मैंने उनके वालिद से पूछा है, वो कार्रवाई करने के हक़ में नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है हम उनको परेशान नहीं करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट इनकी मुद्दई बनेगी, पंजाब की वज़ीर आला, पंजाब की माँ इनकी सरपरस्त आला बनेगी और उसकी निगरानी के बीच में मेरिट के ऊपर कार्रवाई करते हुए जो कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, जो मुलजिमान हैं और जो ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके माओं की गोद में से उनकी औलादें छीनते हैं। हम भी औलादों वाले हैं भाई, हमें किसी की औलाद के साथ कत्ल करने का या उसको ज़रब देने का हक़ नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि एक नौजवान इनका चला गया, 21 साल उसकी उम्र थी, लेकिन जो हुकूमत प्रपोज़ल बना रही है, तजावीज़ जो ले रही है कि पसंद जो है वो महदूद इलाकों में की जाए, तो क्या ऐसे इलाकों में पसंद किए जाने से ये जो खूनी खेल है या इस तरह से जो लोग बेमौत मारे जाते हैं, मतलब किसी का नाहक कत्ल हो जाता है, तो उसके लिए फिर क्यों प्लानिंग कर रही है आपकी हुकूमत? मोहतरम बात ये है कि जब तक स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन नहीं आएंगी पंजाब गवर्नमेंट के पास, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वाज़ेह पैगाम है कि जब तक स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन कमेटी नहीं दे देती, जिसमें डीसीज़ हैं, एसीज़ हैं, कमिश्नर साहिबान हैं, हुकूमती वज़रा हैं, जब तक वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन नहीं दे देते, हम पंजाब गवर्नमेंट में जो उनसे पंजाब गवर्नमेंट पसंद की हरगिज़ तौर पर इजाज़त नहीं। बच्चे की जो है वो कोई ख़ानदान वालों की माली इमदाद भी की जाएगी, क्या कहना चाहते हैं? बेहतर है ये भाई कह रहे हैं, चले देख लेते हैं आज का दिन ही। एक वादा फिर यही करें आप, ठीक है। ये बच्चा एक मुलाजम था हमारा, ठीक है, और अब देखें उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है शेख साहब, इसके घर का कमाने वाला कोई नहीं है। इसकी बहनें हैं छोटी हैं, भाई है छोटा, ठीक है। बाप आपको पता कितनी दिहाड़ी कमा लेता है, 1000-1500 रुपया दिहाड़ी कमा लेता है, ठीक है। चलें ये बेहतर है, आप कह रहे हैं, चले मैडम ने इस चीज़ का नोटिस लिया है आने का, चलें उसकी मेहरबानी है, कोई गरीब का गाड़ी देख ले आकर, ठीक है। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा कभी भी किसी भी ऐसे साने से और वहाँ पर जाने से कभी मैडम पीछे नहीं हटी। अगर वो दिन रात आपकी खिदमत कर रही हैं, वो जैसे हमारी वज़ीर आला है वो आपकी भी वज़ीर आला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी सारी, ये मुस्लिम लीग नून का हल्का तस्वर किया जाता है और ये कोऑर्डिनेटर भी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के ये कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे हल्के के, और ये जो करीबी अजीज़ हैं शहरियार साहब, इन्होंने भी सारी गुफ्तगू सुनी और इसका इन्होंने जवाब मांगा भी, जवाब लिया भी, और यकीनन अब आने वाले वक्त में तवक्को की जाती है कि यकीनन इनकी हुकूमती इमदाद भी होगी और वो तकलीफ़ जो वालिदैन जिस तकलीफ़ और कर्ब से गुज़र रहे हैं शायद वो तो ख़त्म ना हो सके, वो तो उसमें कमी ना आ सके, लेकिन चलें वाहिद कफ़ील था, कफ़ालत करता था अपने बहन भाइयों की, अपने वालिदैन की, उसका कोई उनका कोई सहारा ऐसा हुकूमत कोई इक़दाम करे तो शायद बन जाए। बात करते हैं जी माहिर कानून इरफान कल्लार साहब से। इरफान साहब, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो खूनी खेल पतंगबाजी का है उसमें जो मकतूल है उसका वालिद वो FIR दर्ज नहीं करवाता और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाता, अदालत में जाकर बयान दे देता है कि उसने अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना और उसकी जो कानूनी कार्रवाई है वो नहीं करवाना चाहता। उसके बाद पुलिस जो है उसमें मुद्दई बन जाती है तदफीन के बाद। जब ये हादसा होता है, जब ये वाक़या पेश आता है तो उस वक्त जो डेड बॉडी है सर्विस हॉस्पिटल में थी। अगर पुलिस उस वक्त भी मुद्दई बनना चाहती
तो कम से कम उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता, डेथ ऑफ कॉज जो है वो सामने आ जाता कि क्या है। क्या किया पुलिस ने? अपने आप को बचाया या मरने वाले के ख़ानदान के साथ जुल्म कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मजाद भाई आपका शुक्रिया, और उसके बाद जो आज ये एक अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या जो पेश आया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा, नौजवान जिसको कह लें कि 21 साल का बच्चा, सिर्फ पतंग की डोर फिरने से वो हलाक हो गया। ये मैं समझता हूँ कि आज का एक वाक़या नहीं, ये रोज़ आप अखबारात और टीवी के ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस तरह की हज़ारों वाक़यात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म से लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। इस सारे निज़ाम की या सारा जो ये वाक़या हुआ, इसमें तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब हुकूमत के कंधों पर आती है। अभी ये जो वाक़या हुआ, एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या, मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर जितना भी आप दुख का इजहार करें वो कम है, और फैमिली के साथ, वाकिन के साथ भी हम लोग उनके दर्द में शरीक हैं। लेकिन हर दफ़ा हम जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो हम लोग 2-3 दिन 4 दिन मीडिया के ऊपर बात आती है और तमाम अदारे, गवर्नमेंट, पुलिस और जो सारे मुतहर्रिक हो जाते हैं, और उसके बाद जब मीडिया बात छोड़ देता है तो वो सारी चीज़ें उसी तरह वो वहाँ पे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर इनकी रियासत एक माँ की तरह होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रियासत के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना। आपको पता है कि पिछले कई सालों से इस तरह के वाक़यात रोज़ आप सुनते हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई ना कोई वाक़या होता है कि डोर फिरने से। उसमें एक हल तो ये है कि इनको चाहिए कि भाई अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे, स्टेट के आगे कोई भी चीज़ जो है ना वो मुश्किल नहीं है, उसके पास वसाइल हैं, ज़राए हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको वो बरूए कार ला के तमाम चीज़ों को उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के अंदर ये जो केमिकल की डोर है जिसका जो कत्ल का सबब बनती है, गले में फिरती है, और उसके ऊपर वो उसको बंद करें, चेक करें। इनके पास रिसोर्सेज हैं, सारा कुछ है, तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? यही है ना कि वहाँ पे जाके उनके ऊपर अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि कोई बंदा इस तरह की डोर जो है ना वो सरेआम सेल ना करे। और इसके अलावा इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माशरा के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर शऊर बेदार करें कि भाई जो मोटरसाइकिल के ऊपर चलता है उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिसको वो इस्तेमाल करके वो अपनी जान को बचा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहसीत माशरा हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग अपने बच्चों को समझाएं और उनको तमाम जो अवेयरनेस है वो देनी चाहिए, ताकि इस तरह का नेक्स्ट टाइम कोई हादसा पेश ना आए। और ये जो आपने सवाल किया कि बच्चे का जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सारा कुछ, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जुडिशल सिस्टम है इतना नकारा हो चुका है कि 1893 से लेके आज तक वो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम इतना वो पुराना है कि लोग इस सिस्टम के अंदर जाने के लिए डरते हैं, अपना इंसाफ लेने के लिए डरते हैं कि भाई जिस मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है तो वो डर के मारे ना कोर्ट जाता है ना कचहरी जाता है, कि भाई थाने में नहीं जाता कि भाई ये उल्टा मुझे ये भुगतना पड़ेगा। साल साल वो चीज़ों को वो मेंटल एग्नी फेस करते हैं लोग। तो इस डर की वजह से भी लोग वहाँ पे, एक तो उनका नुकसान हो गया और दूसरा कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा के, चूँकि सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है जिसमें प्रोसिक्यूशन बिल्कुल वो अंग्रेज़ ज़माने की प्रोसिक्यूशन सिस्टम है कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस मेड आउट करके कोर्ट में भी चले जाएं तो फाइनली प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि वो बंदा फिर छूट जाता है। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि पुलिस जो है, एक तो इनको जब मीडिया के ऊपर वाक़या आता है तो ये फ़ौरन एफिशिएंट हो जाते हैं और अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए वहाँ पे वो भाग के जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस केस के अंदर इस बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए था, ताकि जो इसमें मेन जिम्मेदारी किसकी है करवाना? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। वो घर वालों को मजबूर करें कि भाई आप अगर आपके साथ वाक़या हुआ है तो उनको ना सिर्फ डराएं, ना बल्कि डराने के अलावा उनको ये करना चाहिए कि भाई उनका पोस्टमार्टम करवाएं, ताकि इसके जो असल इसमें मुल्ज़मान है, जो मुजरमान हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट की जा सके कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का जो बेएहतियाती का वाक़या है, लोगों के एक छोटे से शुगल की खातिर किसी बंदे की जान चली जाती है। एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने इस सिस्टम से तंग आके, क्योंकि जो इंसाफ ही नहीं मिलता लोगों को और पुलिस की प्रोसिक्यूशन इतनी वीक, हर जो इनका असल काम है वो करते नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इनका काम यही है कि जो आपके अराइवल है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इनका सिर्फ काम है और इनका कोई काम नहीं। और पंजाब हुकूमत की हमेशा से
ये एक सिस्टम रहा है कि जब भी ये इक़्तिदार में आते हैं पंजाब पुलिस को अपने नौकर बना लेते हैं, तो अपने ही लल्ले तलल्लों में ये पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ पुलिस का कोई काम नहीं रह गया, ना इनका जो असल मकसद है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, स्टेट की तमाम जो शहरी हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके हर हवाले से उनको देखभाल करना, उनके राइट्स को डिफेंड करना, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ कि इस केस के अंदर पुलिस ने जानबूझ के घर वालों को डरा के मैजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान करवाया कि भाई ताकि ये हमारे ऊपर इसका कोई बोझ ना बने, अगर ये मदई बन के पर्चा कराएंगे तो इसके ऊपर तफ्तीश होगी, मुफ्त का इनको उसके ऊपर भागना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने अपनी मदीयत में सिर्फ एफिशिएंसी शो करने के लिए अपनी मदीयत में पर्चा दर्ज करा दिया। तो ये तो इसी तरह कई FIRs, हज़ारों FIRs होती है, रोज़ आप देखते हैं FIRs हो जाती है। काम FIRs देने से काम ख़त्म नहीं होता, असल काम ये है कि वो प्रॉपर उसके ऊपर जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करें और लोगों को उसके बारे में एक तो अवेयरनेस है, दूसरा ये है कि उनको वो जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के सारे। तो यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के वो घर वालों को मजबूर करके मैजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान करवा दिया जी हमने फर्दर इसकी प्रोसीडिंग नहीं करनी। तो ये रियासत का भी फेलियर और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। इरफान साहब ये बताइएगा कि 322 की दफ़ात के तहत पुलिस की मुद्दत में KSI की मुद्दत में FIR दर्ज हुई है। इस FIR से उस नाहक कत्ल का उसको इंसाफ मिल पाएगा और जो कसूरवार है जो ऐसे पाबंदी के बावजूद भी इस खूनी खेल को जारी रखे हुए होते हैं उनको सज़ा मिल सकेगी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस जो 322 के तहत तो कभी भी उसको सज़ा नहीं मिलेगी। और वो ये 4 दिन आपने चला दिया, उन्होंने FIR दर्ज कर दी, तो ये 322 तो वैसे ही उसकी बेल हो जाएगी जिस बंदे ने ये किया है। मैं समझता हूँ नामालूम पे और उसमें नामजद भी नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है ताकि स्ट्रिक्ट किस्म का कोई एक्शन लिया जाए ताकि फर्दर कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आए। तो यहाँ पे 322 वो भी पुलिस की मदईयत में, तो कौन ना उसका कोई मदई है, पुलिस खुद ही मदई है, तो क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। 4-5 दिन बाद ये वो अपना कबाड़ खाने में पड़ जाएगी। ठीक है। इरफान साहब ये बताएं कि पंजाब भर में मुकम्मल पाबंदी है पतंगबाजी पे, उसकी वजह यह है कि इतनी जानें गई, हमने भी बहुत कवर किए ऐसे लोगों के जो गले कट गए, बच्चों के, बड़ों के, बहुत सारा नुकसान हुआ। उसके बाद हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, मौजूदा हुकूमत का ही फैसला था, इन्होंने पाबंदी लगा दी और पाबंदी बरकरार भी रही। फिर उसके बावजूद भी ये सिलसिला चलता रहा, चाहे कोई भी पुलिस का सीनियर ऑफिसर लाहौर हो या पंजाब लेवल पे हो, ये वाक़यात होते रहे। तो अब थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, लाहौर में ख़ासकर ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक तो ये पाबंदी ख़त्म करने के लिए जो कानून साजी की जा रही है कि महदूद इलाके दे दिए जाएँ पतंगबाजी के लिए, और दूसरा ये बताइएगा कि जो पाबंदी अभी तक तो बरकरार है, अभी तक तो कोई कानून साजी नहीं हो सकी, तो फिर भी ये काम हो रहा है, दोनों में किसकी नेग्लिजेंसी? दोनों सूरतों में ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। इसलिए कि एक तो कहते हैं कि हमने पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो आप देख लें पाबंदी कहीं नज़र नहीं आ रही। दूसरा, ये लाहौर शहर ख़ास तौर के ऊपर आपको पता है बड़ा ओवर क्राउडेड शहर है, यहाँ पे तो बहुत सख्त किस्म की चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। आपकी पुलिस आप देखें नाके तो जगह जगह के ऊपर लगाते हैं, पिकेट्स लगा देते हैं, इनका कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो लोगों को आम शहरी जो बेचारे किसी काम के लिए जा रहे होते हैं उनको तंग करते हैं, रोकते हैं, उनकी तलाशी लेते हैं विदाउट एनी वारंट, सारी चीज़ें ये काम करते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। अगर वही पुलिस ये जो इन्होंने डॉल्फिन और दूसरी पुलिस बनाई है स्ट्रीट्स के अंदर क्राइम के लिए, तो उनकी ड्यूटी लगाएंगे भाई जिस घर के अंदर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनको अच्छे तरीके से वाच करो, उनके घर वालों को बताएं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी जैसे लॉ के अंदर मौजूद है कि ड्राइविंग के अंदर उसके पेरेंट्स के ऊपर पर्चा देना चाहिए। जो बच्चे पतंगबाजी करते हैं उनके पेरेंट्स भी उतने ही उसमें नेग्लिजेंसी का सबूत देते हैं, उनको भी पकड़ा जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात जो हैं, इस किस्म के सानेहात जो कि इंतहाई दर्दनाक हैं, उनको रोका जाए। और यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने तौर के ऊपर तो आप कह लें करते हैं कोशिश, लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बार बार कहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की है। जब तक गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर, चूँकि उसके पास रिसोर्स है, ताकत है, ज़राए हैं, पैसा, सारा कुछ है,
तो अगर उनकी प्रायोरिटी आवाम की जानो माल नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट इसको सीरियसली ना ले। तो मैंने मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी जो लल्ले तलल्ले हैं या सियासी प्रायोरिटीज़ के अलावा इनको किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। ये तो एक वाक़या, इसके अलावा भी बड़े अपना नेगलिजेंट ड्राइविंग के अक्सर वाक़यात आपको नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रीट क्राइम्स है, सारा कुछ है। इन्होंने एक आप आजकल सुन रहे हैं CCD, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इन्होंने आइन की रूह के ख़िलाफ़ एक अदारा बना दिया है, एक पैरेलल अदालत के पैरेलल अदारा खड़ा कर दिया जो खुद ही अदालत लगाता है, खुद ही फैसला करता है, खुद ही। तो मैं समझता हूँ कि भाई जो मर्ज़ी कर ले, आप अपनी प्रोसिक्यूशन को, अपने पूरे सिस्टम को ठीक करें ताकि इस तरह के वाक़यात हों ही ना। अगर आप पहले तो लोगों को आप इस तरह इतने काबिल कर देते हैं, कोई रोकता नहीं है तो वो बदमाश कोई बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ, तो बाद में उसको पकड़ के आप इसी तरह उठा के उसको मार देते हैं। तो ये कोई कारकर्दगी नहीं है। कारकर्दगी ये है कि आप कोई पॉलिसी बनाएं जिससे दूर अंदेशी के साथ देखा जाए तो लोग समझें कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो है ना सिस्टम बेहतर हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम इनकी ये है कि कोई भी वाक़या होता है उसमें 1 महीने के लिए ये बड़ा कानून सख्त करते हैं, भाई इसकी सख्ती कर दें, पर्चा दे दें, ये कर दें, तो बाद में वो चीज़ें वही छोड़ के आगे की तरफ देखते हैं। तो इस वजह से इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। ये थी जी इरफान साहब की गुफ्तगू जो माहिर कानून है कि हमने आपको प्रोग्राम में ये भी दिखाया कि लवाहकीन क्या कहते हैं, मोहल्लेदार क्या कहते हैं, और सियासी लोगों ने भी वहाँ पे पहुँच के क्या कुछ कहा, जो दावे किए वो भी हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनाए। कानूनी तौर पे इरफान साहब ने हमें बताया कि इस FIR से कुछ नहीं होगा। जो नाहक मारा गया, जिनका बेटा, जिनका भाई नाहक चला गया इस दुनिया से, उसको शायद इंसाफ ना मिल पाए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी FIR ऐसी हैं जो हर थाने में बंद फाइल में मौजूद है। ज़िंदगी के रंग कितने हसीन होते हैं ना, मगर इन्हीं रंगों से खून टपके तो ये एक खेल नहीं रहता, कत्ल बन जाता है। यूसुफ एक आम सा लड़का जो बस अपने घर का चूल्हा जलाने निकला था, अब कब्र की खामोश मिट्टी तले सो रहा है। माँ की आंखें अभी भी दरवाजे पर लगी हैं और वालिद के हाथ अब भी बेटे के कंधे तलाश करते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई दिखा रही है, हुकूमत नोटिस ले रही है, कोऑर्डिनेटर वादे कर रहा है, मगर एक माँ का बेटा वापस नहीं आएगा। ये कातिल डोर सिर्फ गर्दनें नहीं काटती, ये कानून की कमजोरी को भी काटती है। ये सिस्टम के चेहरे पर सवालिया निशान छोड़ जाती है। हर साल हजारों पतंगें जब्त होती हैं, मगर एक खूनी डोर बनाने वाला भी सजा नहीं पाता। क्यों? क्या हमने पतंगबाजी को खेल समझा या मौत का तमाशा? यूसुफ के वालिद ने इंसाफ पर यकीन खो दिया और उस्मान, वो भाई जो लाश के पास खड़ा था, अब हर रात यही सोचता है, काश उस दिन वो उसे रोक लेता, काश वो खूनी डोर किसी हाथ में ना जाती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जहां खेल के नाम पर जनाजे उठते हैं, जहां माँ की हंसी को पतंग की डोर खामोश कर देती है। हमने आज सिर्फ एक वाकया दिखाया, मगर लाहौर की गलियों में ये डोरें अब भी सरेआम बिक रही हैं, पतंगे अब भी छतों से उड़ रही हैं और शायद अगला यूसुफ किसी और घर से निकलने वाला हो। कब तक हम नोटिस लेंगे, कब तक क्रैकडाउन का शोर होगा और कितनी लाशें गिरने के बाद ये कातिल खेल बंद होगा? और आज जुर्म अंजाम में हमने एक जिंदगी का अंजाम दिखाया, मगर ये अंजाम सिर्फ यूसुफ का नहीं, ये हमारे निज़ाम का भी है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।